नमस्कार। एट दी आईएएस पॉडकास्ट वन के इस खास एक्सप्लेनर में हम इतिहास के पन्नों को पलटकर एक ऐसी प्राचीन दुनिया में चलने वाले हैं जो अपने समय से कहीं ज्यादा एडवांस थी। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की रहस्यमयी और बेहद समृद्ध आहड़ सभ्यता की। एक ऐसी सभ्यता जिसे ताम्र नगरी या कॉपर मेट्रोपोलिस कहा जाता था। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस अद्भुत सभ्यता के रहस्यों में डुबकी लगाते हैं। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर ये एक्सप्लेनर उपयोगी लगे तो @IAS पॉडकास्ट चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। इसे लाइक करें, अपने साथी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। इससे हमें ऐसे ही बेहतरीन एजुकेशनल कंटेंट लाने का मोटिवेशन मिलता है। आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम इन 6 मुख्य पॉइंट्स को कवर करेंगे। ताम्रपाषाण काल क्या था, आहड़ की लोकेशन और इसके पुराने नाम, उत्खनन का इतिहास, वहां का आर्किटेक्चर, वहां मिली खास चीजें और अंत में उनका सामाजिक आर्थिक जीवन। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इस ताम्रपाषाण काल के कॉन्सेप्ट को। अंग्रेजी का ये जो शब्द है चैल्कोलिथिक, ये दरअसल 2 ग्रीक शब्दों से बना है। पहला कैल्कोस यानी तांबा और दूसरा लिथोस यानी पत्थर। आसान भाषा में कहें तो ये मानव इतिहास का वो टर्निंग पॉइंट था जब इंसानों ने पत्थर के छोटे औजारों के साथ साथ पहली बार धातु का इस्तेमाल करना शुरू किया था, और वो धातु थी तांबा। भारतीय उपमहाद्वीप में इसका समय मोटे तौर पर 3000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तुलना देखने को मिलती है। एक तरफ हमारे पास हड़प्पा जैसी शानदार नगरीय सभ्यता थी जो कांसे का इस्तेमाल कर रही थी, और दूसरी तरफ ठीक उसी समय आहड़ जैसी ताम्रपाषाण संस्कृतियां थी जो मूलतः ग्रामीण और खेती किसानी वाली बस्तियां थी। लेकिन असली ट्विस्ट तो ये है कि राजस्थान का यही तांबा उत्पादक क्षेत्र हड़प्पा और कालीबंगा जैसे बड़े शहरों को तांबे की सप्लाई करता था। मतलब ये ग्रामीण बस्तियां ही उन बड़े शहरों की असली इंडस्ट्रियल बैकबोन थी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आहड़ आखिर स्थित कहाँ था और इसे किन नामों से जाना जाता था। अगर ज्योग्राफिकली देखें तो आहड़ सभ्यता खूबसूरत शहर उदयपुर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर स्थित है। ये आयर नदी के तट पर फली फूली, जिसे आगे चलकर बेड़च नदी भी कहा जाता है, और जो अंततः बनास नदी में मिल जाती है। इसीलिए इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। अरावली की तलहटी में होने के कारण इसके पास ही प्राकृतिक तांबे की खदानें मौजूद थीं, जो इस सभ्यता की लाइफलाइन बनी। एग्जाम के नजरिए से यह स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समय के साथ आहड़ को 3 अलग अलग नामों से जाना गया। सबसे पहले तांबे के भारी उद्योग के कारण प्राचीन काल में इसे ताम्रवती नगरी कहा गया। फिर 10वीं और 11वीं सदी के शिलालेखों में इसका नाम आघाटपुर या आघाट दुर्ग मिलता है। लेकिन अगर आज वहां किसी लोकल व्यक्ति से पूछें तो वो इसे धूलकोट कहेंगे, जिसका सीधा सा मतलब है धूल या रेत का एक विशाल टीला। तो इस धूलकोट के टीले को दुनिया के सामने लाने का श्रेय किसे जाता है? आइए उत्खनन के इतिहास पर नजर डालते हैं। इसे एक टाइमलाइन की तरह समझते हैं। सबसे पहले 1953 में पंडित अक्षय कीर्ति व्यास ने यहां शुरुआती खुदाई की। फिर 1954 से 56 के बीच आरसी अग्रवाल जी ने एक बड़े लेवल पर खुदाई को लीड किया, और फाइनली 1961-62 में प्रोफेसर एच.टी. सांकलिया ने यहां हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन यानी क्षैतिज उत्खनन किया। इसी खुदाई से पहली बार आहड़ के घरों की असली बनावट और टाउन प्लानिंग दुनिया के सामने आई। और जब टाउन प्लानिंग की बात छिड़ी गई है तो चलिए इनके घरों के अंदर चलते हैं। आहड़ के लोगों की इंजीनियरिंग वाकई इको फ्रेंडली थी। उन्होंने नींव के लिए काले शिस्ट पत्थर का इस्तेमाल किया। दीवारों के लिए कोई पकी हुई ईंटें नहीं, बल्कि मिट्टी में क्वार्ट्ज पत्थर के टुकड़े मिलाकर दीवारें बनाईं, ताकि वो मजबूत भी रहें और नमी भी ना आए। कमरों को बांटने के लिए बांस की स्क्रीन बनाकर उस पर मिट्टी का लेप लगा दिया, और फर्श को मिट्टी, बजरी और राख के साथ कूट कूट कर इतना मजबूत बना दिया कि वो सालों साल चले। लेकिन घरों के अंदर जो सबसे हैरान करने वाली चीज मिली वो थे ये मल्टी माउथेड चूल्हे। जरा सोचिए, एक ही घर में 4 से 6 बड़े बड़े चूल्हे, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि आहड़ में लोग बड़ी बड़ी जॉइंट फैमिली में रहा करते थे, या ऐसा भी हो सकता है कि पूरे समुदाय के लिए खाना पकाने के लिए वहां कम्युनिटी किचन चलाए जाते हों। कमाल की बात तो यह है कि इनमें से कुछ पर इंसानी हथेलियों के निशान भी मिले हैं। चलिए अब खुदाई में मिली कुछ और शानदार पुरातात्विक सामग्रियों की बात करते हैं। खुदाई में मिली ये सामग्रियां इस बात का सबूत हैं कि ये सिर्फ एक आम गांव नहीं था, बल्कि एक बहुत ही बिजी इंडस्ट्रियल हब था।
यहाँ से मिले बर्तनों और उपकरणों को देखकर उनकी तकनीकी और कलात्मक समझ का अंदाजा लगाया जा सकता है। आहड़ की सबसे बड़ी पहचान है उनके काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन, जिन्हें कृष्ण लोहित मृदभांड कहा जाता है। इन्हें पकाने के लिए वो एक खास उल्टी तपाई विधि का इस्तेमाल करते थे, जिससे बर्तन ऊपर से काला और नीचे से लाल हो जाता था। इन पर बड़ी सुंदर व्हाइट कलर की डिजाइनिंग भी होती थी। और हाँ, एग्जाम के लिए गोरे व कोठे टर्म जरूर याद रखिएगा। ये मिट्टी के बड़े बड़े मटके होते थे, जिन्हें वो अनाज स्टोर करने के लिए सीधे फर्श में गाड़ देते थे। और अगर आपको लगता है कि आहड़ दुनिया से कटा हुआ था, तो इस डेटा को देखिए। यहाँ तांबा गलाने की भट्ठियां मिली हैं, जो इसे एक औद्योगिक केंद्र साबित करती हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग डिस्कवरी थी 6 यूनानी मुद्राएं। एक सिक्के पर तो तीर धनुष लिए यूनानी देवता अपोलो बने हैं। इसके साथ ही बिना हैंडल वाले जलपात्र और लापिस लाजुली का मिलना यह साबित करता है कि इनका ट्रेड नेटवर्क ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक फैला हुआ था। ट्रेड और इंडस्ट्री के अलावा यहाँ से एक बहुत ही खास धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक भी मिला है। पकी हुई मिट्टी से बना ये टेराकोटा बनासियन बुल। एक खेती करने वाले समाज के लिए बैल का महत्व तो होता ही है, लेकिन ये सिर्फ एक खिलौना नहीं था। पुरातत्वविदों का मानना है कि इसे कृषि, उर्वरता और धर्म के एक बहुत ही पवित्र प्रतीक के रूप में पूजा जाता था। इन सभी सबूतों को जोड़कर चलिए उनके ओवरऑल सामाजिक और आर्थिक जीवन को डिकोड करते हैं। इकोनॉमी की बात करें तो ये लोग बेहतरीन किसान थे। चावल, ज्वार और गेहूं उगाते थे और बड़े पैमाने पर पशुपालन करते थे। लेकिन सबसे दिलचस्प है मृत्यु के बाद को लेकर उनका नजरिया। वो अपने मृतकों का सिर उत्तर और पैर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। और सबसे बड़ी बात, वो शव के साथ उसके कपड़े, गहने और रोजमर्रा के बर्तन भी दफनाते थे। ये इस बात का परफेक्ट सबूत है कि वो पुनर्जन्म यानी आफ्टर लाइफ में बहुत गहरा विश्वास रखते थे। तो अंत में एक सवाल जो आज भी बड़े बड़े इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर देता है। जरा सोचिए, हजारों साल पहले बिना किसी मॉडर्न मशीनरी या तकनीक के एक ग्रामीण समुदाय ने इतना एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सेटअप कैसे तैयार कर लिया, जिसका बिजनेस विदेशों तक फैला था। ये मानव मस्तिष्क की असीमित क्षमता का एक जीता जागता उदाहरण है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो @IAS Podcast 1 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।